हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आज से हम दो सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल होगा, और दूसरी सीरीज में आधुनिक काल को पढ़ेंगे। क्योंकि आधुनिक काल बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने आधुनिक काल की सीरीज को अलग से लिया हुआ है और उसको हम मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इसमें इस सीरीज में मैं आपको नोट्स के रूप में पढ़ाने वाली हूँ कि आपके नोट्स करवाऊंगी। जो जो जरूरी जरूरी चीजें हैं वो इसमें आपको करवाई जाएंगी। तो ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास की व्युत्पत्ति एवं अर्थ, कि इतिहास का क्या अर्थ है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, देखिएगा, इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस अस प्लस अ के योग से बना है। ठीक है, इतिहास शब्द किससे बना है? इति प्लस ह प्लस अस प्लस अ के योग से बना है। इति का अर्थ है समाप्त, ह का अर्थ है निश्चित, अस का अर्थ है होना। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। समझ में आया आपको? जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है, जिसका हमें पता है कि समाप्ति इस समय हुई थी, मतलब निश्चित है उसका समय निश्चित है कि इस समय इतिहास की समाप्ति हो गई थी। जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, शब्दकोश के अनुसार इतिहास का अर्थ क्या होता है? शब्दकोश के अनुसार एक तो होता है ऐसा ही था, और दूसरा क्या होता है? ऐसा ही हुआ। आया समझ में आपको? ये दोनों याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, शब्दकोश के अनुसार इतिहास का अर्थ ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। ठीक है, इतिहास की परिभाषाएं महर्षि वेदव्यास के अनुसार, पहली परिभाषा देखिए इतिहास की कि क्या है इतिहास की पहली परिभाषा। एक बार मैं इसमें पेन ले लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से बताऊंगी। इतिहास की परिभाषाएं महर्षि वेदव्यास के अनुसार, धर्मार्थ काम मोक्षाणुपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथायुक्तम मिहिताशम पृच्छते। पृच्छते मतलब पुकारा जाता है। क्या पुकारा जाता है? देखिएगा, अर्थात ऐसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के उपदेशों का समन्वय किया जाता है। मतलब ऐसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, धर्म मतलब धर्म से संबंधित, अर्थ मतलब धन से संबंधित, ठीक है, व्यापार आदि से संबंधित, काम मतलब काम से संबंधित, मोक्ष मोक्ष मतलब भगवान से संबंधित मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के उपदेशों का समन्वय किया जाता है। इस श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तथा जिसमें पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर कार्लिस के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। इतिहास क्या है? एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा हमने इतिहास की उत्पत्ति। इतिहास की उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई, किन तीन शब्दों से हुई है? इति प्लस ह प्लस अस प्लस अ, चार शब्दों से हुई है। ठीक है, के योग से बना हुआ है। इतिहास शब्द किसके योग से बना हुआ है? इति प्लस है प्लस अस प्लस ए के योग से बना है। इति का अर्थ क्या हुआ? समाप्त। है का अर्थ क्या हुआ? निश्चित। अस का अर्थ क्या हुआ? होना। अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का शब्दकोश के अनुसार क्या अर्थ है? ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। मतलब इसकी भी जिस चीज की समाप्ति हो चुकी है उसे हम था या हुआ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतिहास की परिभाषा इसमें महर्षि वेदव्यास की परिभाषा दी हुई है। इसका मतलब क्या है? ऐसी रचनाएं जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मतलब सब चीजों को लिया गया है, चारों पुरुषार्थों के उपदेशों का समन्वय किया जाता है, जिसमें पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर कार्लेस के अनुसार क्या? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, जो पूर्वजों द्वारा क्या करता है? हमें शिक्षा प्रदान करता है। देखिएगा, अब आ गया हमारा साहित्य शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। देखिएगा, साहित्य शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। साहित्य शब्द सा प्लस हित
प्लस य के योग से बना हुआ है। साहित्य शब्द किसके योग से बना हुआ है? सा प्लस हित प्लस य के योग से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण। मिश्रण मतलब मिक्स करना, ठीक है। अर्थात गद्य पद्य के समेकित रूप को ही हम साहित्य कहते हैं। समेकित रूप को मतलब इकट्ठा किया गया, मतलब मिश्रण किया गया, गद्य और पद्य का मिश्रण किया गया, उसको मिक्स किया गया, उसी रूप को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं, ठीक है। अर्थात गद्य पद्य के समेकित रूप को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य की परिभाषाएं देखिएगा, साहित्य की परिभाषाएं क्या क्या होती हैं? साहित्य की परिभाषाएं शब्दकोश के अनुसार किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज में वो कैसे रहता है, क्या उनके नियम हैं, ठीक है, क्या खाता है, मतलब वो सब जीवन। सांस्कृतिक जीवन, क्या पहनता है, कौन से त्योहार मनाता है, कैसा उनका कल्चर है, इन सब का विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। ये किसके अनुसार है? ये शब्दकोश के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के बारे में क्या कहा है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब मतलब, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब मतलब जो हमें जैसे प्रतिबिंब होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है, उनकी चित्तवृत्तियों का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जैसे हम आईने में देखते हैं, आईने में हमें क्या दिखाई देता है? हमारा चेहरा दिखाई देता है, तो हमारा चेहरा वो क्या होता है? प्रतिबिंब होता है वो तो वही प्रतिबिंब यहाँ पे लिया गया है। चित्तवृत्तियों का मतलब उनकी मनोवृत्ति, मतलब जनता की मनोवृत्ति उसमें क्या थी, समाज की मनोवृत्ति, समाज जो जनता किसी समाज में जो लोग रहते हैं उनके उनका कल्चर क्या था, उनका सांस्कृतिक जीवन क्या था, उनका सामाजिक जीवन क्या था, उनकी मानसिक जो प्रवृत्तियां थी वो कैसी थी, मतलब उन सबका इकट्ठा प्रतिबिंब है वो, उन सब की झलक है वो, ठीक है। प्रतिबिंब को हम झलक के रूप में भी ले सकते हैं। आया समझ में? संचित मतलब उन सबको इकट्ठा किया गया है, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, मतलब जो भी उनका उनकी चित्तवृत्तियां हैं उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया गया, उनकी झलक है क्या? साहित्य। समझ में आया? तब यह निश्चित है कि इन चित्तवृत्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे ही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे कि चित्तवृत्तियों में, मनोवृत्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे क्या होता है? साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। कैसे आता है साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन? मतलब ये देखिएगा, जो हमारे पूर्वज थे वो कैसा जीवन जीते थे, मान लो उनके इतिहास को लिखा गया होगा, तो वहां वो जैसा जीवन जीते थे वैसा ही इतिहास लिखा गया होगा। आज हम जैसा जीवन जीते हैं हमारा इतिहास भी ऐसा ही लिखा जाएगा आगे, कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारा सांस्कृतिक जीवन कैसा है, हमारा सामाजिक जीवन कैसा है, ठीक है, हमारी मानसिक हमारी मनोवृत्तियां कैसी हैं, तो उन सबको साहित्य पर उन सबका मतलब असर देखा जा सकता है, ठीक है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मतलब इन्हीं सामाजिक जीवन, इन्हीं मतलब चित्तवृत्तियों को देखते हुए, चित्तवृत्तियां समझ में आ गए आपको? परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना, उनको मतलब उनका एडजस्टमेंट करना, सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आगे देखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं? साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है। जो साहित्य का इतिहास है वो क्या है? वो बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, ठीक है। अब बदलती हुई अभिरुचि, रुचि क्या होती है? मतलब वो उनकी अभिरुचियां कैसी थी, उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं कैसी थी, तो उसका क्या होता है? इतिहास होता है, ठीक है। जिसका मुख्य संबंध आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। जिसका मुख्य संबंध किससे माना जाता है? उनका आर्थिक जीवन कैसा है, उनकी सोचने की जो शक्ति है, जो चिंतन वो कैसे करते हैं, उनकी सोच कैसी है, उन सब में परिवर्तन माना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा,
साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख प्रवृत्तियां, मतलब प्रमुख पद्धतियां, सॉरी, साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां, इनकी पद्धतियां कितनी हैं और वो मतलब उन पद्धतियों की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखिएगा, किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास लिखने के लिए प्रमुखतः निम्न 4 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है? प्रमुखतः 4 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी? नंबर 1 वर्णात्मक पद्धति, नंबर 2 कालानुक्रम पद्धति, नंबर 3 वैज्ञानिक पद्धति और नंबर 4 विधेयवादी पद्धति। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में कवि लेखकों को उनके वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया जाता है। मतलब कवि और लेखकों को उनकी वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया जाता है। जैसे क वाले कवि मतलब पहले आएंगे, ख वाले उसके बाद में आएंगे, ग वाले उसके बाद में आएंगे। मतलब वो वर्णमाला के अनुसार, जो वर्णमाला में जो वर्ण सबसे पहले आता है वो सबसे पहले वाले कवि होंगे, और जो बाद में आता है वो बाद में आएंगे वो कवि। ठीक है, इस पद्धति को किसने अपनाया? गार्गा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर जी ने इस पद्धति को अपनाया। ठीक है, आगे देखिएगा, दूसरा है हमारा कालानुक्रम पद्धति। अब कालानुक्रम पद्धति क्या होती है? इस पद्धति में कवियों लेखकों को उनके कालक्रम के अनुसार स्थान दिया जाता है। इस पद्धति में कवियों और लेखकों को उनके समय के अनुसार स्थान दिया जाता है कि कौन से काल में कौन सा कवि हुआ, कौन से काल में कौन सा कवि हुआ। अगर जो कवि पहले हुआ है तो उसको पहले स्थान मिलेगा, अगर जो बाद में हुआ है तो उनको बाद में स्थान दिया जाएगा। इस पद्धति के मतलब इस पद्धति को किसने अपनाया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, आगे देखिएगा, तीसरी पद्धति है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? इस पद्धति में कालानुक्रम का ध्यान रखने के साथ साथ पूर्णतः तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है। मतलब कालानुक्रम का तो ध्यान रखा ही गया इस पद्धति में, इसके साथ साथ क्या क्या किया गया? निष्पक्ष होकर, तटस्थ होकर तथ्यों का विश्लेषण भी किया गया, उनकी जांच पड़ताल भी की गई, उनको मतलब अच्छे से उनका विश्लेषण किया गया। इस पद्धति को किसने अपनाया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनाया। और किसने अपनाया? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है, तीसरी चौथी पद्धति है हमारी विधेयवादी पद्धति। इसमें इस पद्धति में क्या है? इस पद्धति में कालकर्म को ध्यान में रखने के साथ साथ कवियों की शिल्पगत एवं भाषागत, आगे देखिएगा, विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। उन्होंने कैसी रचनाएं रची, उनकी रचनाएं कैसी थी, आदिकाल में थी, भक्ति काल में थी, रीति काल में थी, कौन से काल में थी, मतलब उन सब विशेषताओं का ध्यान रखते हुए उनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, ये देखिएगा, यह साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी मानी जाती है। ये जो पद्धति है विधेयवादी पद्धति, यह साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। ठीक है, संपूर्ण विश्व में फ्रेंच विद्वान तेन इस पद्धति के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता हैं। ये चीज लिखी हुई है, जो ये लाइनें लिखी हुई है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विधेयवादी पद्धति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी मानी जाती है। संपूर्ण विश्व में फ्रेंच विद्वान तेन इस पद्धति के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति का प्रयोग किया। जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया है? इसी पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप, मतलब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का हमारा आरंभिक स्वरूप पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा क्या है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत तो 1839 ईस्वी से मानी जाती है, परंतु इससे पहले भी अनेक ऐसी रचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। देखिएगा, क्रम संख्या देखिए, रचना का नाम, ठीक है, ये रचनाएं हैं, रचनाकार का नाम, इसमें देखिएगा ये 84 वैष्णव की वार्ता, ये क्या है? एक रचना है। इसके रचनाकार कौन है? गोस्वामी गोकुलनाथ। ठीक है, गोसाई गोकुलनाथ या गोस्वामी गोकुलनाथ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी इन्हीं की है। आगे देखिएगा, कृष्ण कवि, इसमें देखिएगा विठल पुत्र और वल्लभाचार्य पंत, ये अलग अलग वाले हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा भक्तमाल। भक्तमाल किसकी है?
किसकी रचना है? नाभादास की। ध्यान रखिएगा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कवियों के और उनकी रचनाओं के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्तमाल नाभादास, वल्लभ दिग्विजय, यदुनाथ, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, कविमाला, हरिराय तुलसी, सुंदरी तिलक, हरिश्चंद्र, राग कल्पद्रुम, राग सागरोदम मतलब कृष्णानंद व्यासदेव। ठीक है, आगे देखिएगा विचित्रोपदेश मतलब कक्षेदी त्रिपाठी। आगे देखिएगा विद्वान मोद तरंगिनी सुब्बा सिंह, काव्य निर्णय भिखारी दास। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा भक्त नामावली ध्रुवदास, कवि नामावली सूदन, मूल गोसाई चरित्र बाबा वेणी माधव दास। तुलसीदास का इसमें वर्णन किया गया है। कवि रत्नाकर मातादीन मिश्र। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक 5 लेखक, हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक 5 लेखक देखिएगा कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम प्रयासकर्ता, सबसे पहले किसने प्रयास किया? सबसे पहले प्रयास किया गारगाद तासी ने 1839 ईस्वी में। फ्रेंच भाषा में इन्होंने सबसे पहला इतिहास लिखा। ठीक है, सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार शिव सिंह सेंगर, हिंदी में। ठीक है, इसने अपनी रचना किसमें लिखी? हिंदी में लिखी। और गारगाद तासी ने किसमें लिखी? फ्रेंच भाषा में लिखी। इन्होंने 1839 में सबसे पहले प्रयास किया, ठीक है, इतिहास लिखने का। और उसके बाद किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने, जो एक भारतीय हैं। ठीक है, वो सर्वप्रथम भारतीय, ये नाम ध्यान रखिएगा और ये नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहाँ के थे? ये गारगाद तासी इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखी थी, ये फ्रांस के थे। और सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार कौन थे? शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने 1883 ईस्वी में हिंदी में अपना इतिहास, जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में अंग्रेजी में इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार मिश्र बंधु 1913 ईस्वी में हिंदी में इन्होंने अपनी रचना लिखी। सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी में, 1929 में 1929 ईस्वी में अपनी रचना लिखी। अन्य प्रसिद्ध 5 लेखक कौन कौन से हैं? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, रसाल जिसको हम कहते हैं, 1931 ईस्वी में इसने अपनी रचना लिखी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938 ईस्वी में, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 ईस्वी में, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1965 ईस्वी में, और डॉक्टर नगेंद्र 1973 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम गारगाद तासी के बारे में कि गारगाद तासी कौन थे, उन्होंने कौन सी रचना लिखी, कब लिखी, और उन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उन्होंने कैसे शुरू किया। देखिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारगाद तासी ने किया। किसने किया? एक फ्रेंच विद्वान हुए गारगाद तासी, उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। किस भाषा में किया? फ्रेंच भाषा में। रचना का नाम देखिएगा, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुती ए हिंदुस्तानी। ठीक है, ये इनकी रचना का नाम है। आगे हमें जो ये रचना का नाम फ्रेंच लैंग्वेज में दिया हुआ है, भाषा में दिया हुआ है, इसका मतलब हम आगे समझेंगे। देखिएगा, आज बस हम इतना ही करते हैं, जितना हमने ये नोट्स के रूप में जितना हमने पढ़ा, इसको प्लीज आप रिवाइज करिएगा, आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा, क्योंकि ये अच्छे से नोट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। आगे भी हमारी ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, और मैं आपको फ्री में बहुत अच्छे से तैयारी करवाने वाली हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक है, आप इन सब का जो ये सब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं, टीसीटी, पीजीटी, नेट सब में काम आने वाला है। तो आज का जो ये वीडियो था, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे और वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।